गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रभाववादी चित्रकार एडवार्ड देगा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। एडवार्ड देगा प्रभाववादी चित्रकारों में एक ऐसे चित्रकार रहे हैं जो प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, लेकिन कला में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के ध्येय से प्रेरित होते हुए उन्होंने कला के परंपरागत अच्छे आदर्शों का निष्ठा से पालन किया। देगा एक अनुशासन प्रिय चित्रकार थे। उन्होंने नवीन विचारों को तभी अपनाया जब सतर्क होकर उन्होंने निश्चित रूप से देखा कि वे विचार कला के किसी नियम के प्रतिकूल तो नहीं है, कला के विकास में सहायक है। तभी उन्होंने ऐसे विचारों को अपनाया। देगा एक कलाकार के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार व कला निर्मिति से स्पष्ट दिखाई देता है कि वे एक कुशल व्यक्तित्व के स्वामी थे। प्रभाववादी चित्रकारों में देगा की कला प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक किंतु अभ्यासपूर्ण, बाह्य दर्शन में सरल किंतु रचना में जटिल थी। रेखांकन व संयोजन के विचारों से वे सभी प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ व संसार के महान चित्रकारों में से एक रहे हैं। अन्य प्रभाववादी चित्रकारों की अपेक्षा वे क्षणिक दृष्टि प्रभाव को प्रमुख महत्व देकर चित्रण नहीं करते थे, बल्कि चित्र के अंतर्गत मानवाकृतियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्होंने कभी खोने नहीं दिया। देगा ही एक ऐसे प्रभावशाली चित्रकार थे जिन्होंने प्रभाववाद में जो चित्रण किया वह आंतरिक भावनाओं व सामाजिक स्तर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाले चित्र थे। वास्तविकता के बाहरी सौंदर्य के प्रति आकर्षण व आंतरिक कठोर सत्य का विचार, ये दोनों ही प्रवृत्तियां देगा के अंदर प्रारंभ से ही थी। देगा का जन्म 1834 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में हुआ। उनके पिता बैंकर थे। देगा एक धनाढ्य परिवार से थे। उनके पिता उनको इसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, यानी बैंकर के व्यवसाय में लगाना चाहते थे, किंतु बचपन से ही अब रेखा चित्रों में बनाने में संलग्न रहते थे। उनको चित्रकला से अत्यंत प्रेम था। अतः पिता ने हार कर उनको अग्र के शिष्य लुई लामोत की चित्रशाला में प्रवेश करवा दिया। उस समय फ्रेंच कला क्षेत्र में दो विचार प्रबल थे। एक तो द्रेलाका के नेतृत्व में रोमांसवादी चित्रकार भावपूर्ण रंगांकन द्वारा साहसिक घटनाओं को चित्रित कर रहे थे। वे अग्र के नेतृत्व में कुछ नवशास्त्रीयवादी चित्रकार ग्रीक कला को आदर्श रूप मानकर पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों को चित्रित कर रहे थे। लेकिन इस तरह के मार्गदर्शन से देगा असंतुष्ट थे। प्रारंभ में तो उन्होंने ऐतिहासिक विषयों को लेकर उन्होंने यथार्थवादी शैली के कुछ चित्र बनाए, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपना ध्यान हटाकर व्यक्ति चित्रों पर केंद्रित कर लिया। वे व्यक्ति चित्रों में अत्यंत कुशल एवं सिद्धहस्त हो गए। देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार बन गए। उन्होंने अपने प्रारंभिक व्यक्ति चित्रों में मानव स्वभाव की विशेषताओं व आंतरिक गुणों को अत्यंत परिणामकारक ढंग से व्यक्त किया। उनके व्यक्ति चित्रों की रेखा में प्राचीन महान चित्रकारों की रेखा का सामर्थ्य दिखाई देता है। व्यक्ति चित्र बनाने से पूर्व देगा कई बार उस व्यक्ति के क्या
रेखा चित्रों की सहायता से अभ्यास करते थे। फिर अंत में उस व्यक्ति को हटाकर स्मृति से व्यक्ति चित्र को पूर्ण करते थे। समय के साथ उनके चित्रण में अधिक निश्चय व चंचल मुद्राओं व भावों को अंकित करने का सामर्थ्य धीरे धीरे आ गया। वे किसी भी व्यक्ति के जोर देने पर व्यक्ति चित्र नहीं बनाते थे। एक बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठित महिला ने उनसे अपना व्यक्ति चित्र बनाने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं अवश्य बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको नौकरानी की वेशभूषा पहननी पड़ेगी। देगा किसी के आगे झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे अपनी इच्छा के अनुसार चित्रण कार्य किया करते थे। 1870 के युद्ध में के पश्चात थोड़ा वातावरण बदल गया और इस बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने चित्र विषयों में परिवर्तन करना चाह देगा ने। वे नृत्य गृह व नाटक गृहों के दृश्य को चित्रण के लिए पसंद करने लगे। इस समय ही उनकी मुलाकात माने, पिसारो व रेनवार आदि अन्य प्रभाववादी चित्रकारों से हुई। ये सभी चित्रकार किसी भी कॉफ़ी शॉप में चर्चाएं करते थे। वे इन चर्चाओं में भाग लेने लगे, किंतु फिर भी वे प्रभाववादी चित्रकारों के बाहरी स्थान पर चित्रण करने से कट्टर विरोधी थे। उनका स्पष्ट मत था कि कला कल्पना व भावनाओं द्वारा कलाकृति के अंतर्गत जो अंतर्भाव पैदा किया जाता है वो प्रकृति में नहीं होता, वो स्वयं चित्रकार के अंदर होता है। वे कहते हैं, यदि मैं सरकार होता तो रक्षकों को नियुक्त करके प्रकृति चित्रण करने वालों पर सख्त आंख रखता। उनकी मान्यता थी, कलाकृति में प्रकृति का अनुकरण मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकृति कलाकार की कल्पना का विकास है। प्राचीन महान चित्रकारों के चित्रों में जो वायु है वह श्वास द्वारा हम अंदर लेते हैं, वह सबसे निराली है। स्मृति से चित्रण करना उन्हें बहुत भाता था। वे केवल उन्हीं बातों पर विचार करते थे जो उनके स्मृति पटल पर टिकी रहे। वे चित्रण में भी कल्पना की सहायता से मिलकर कलाकृति को उदात्त रूप प्रदान करते थे। वे स्मृति के द्वारा ही चित्रों का चित्रांकन करते थे। चित्रकार को वस्तु के नैसर्गिक रूप की हूबहू प्रतिकृति करने का प्रलोभन नहीं होता। वह उसकी प्रतिभा भी कला की कठोर वास्तविकता से सुरक्षित रहती है। वे कहते हैं, कला का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति की शरण लेना है हमें। चित्र का निर्माण मस्तिष्क में होता है। एकाग्र चित्र होकर निरीक्षण करके व्यक्तिक शैली के अनुरूप उसको अंतिम रूप दिया जाता है। चित्र बनाने से पहले देगा नृत्य गृह, नाटक गृह तथा अन्य चित्रण योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करके अभ्यास चित्र बनाते और उसके पश्चात संयोजन व सरलीकरण करके लयबद्ध पूर्ण से रेखाओं से सजीव व स्वाभाविक रूप देकर चित्रण को अंतिम रूप देते थे। उनके आरंभ काल के अधिकतर चित्र तैल रंगों में बने हुए हैं। बाद में वे रंगीन खड़िया में चित्रण करने लगे। तैल रंगों में उन्होंने तैल रंग यानी ऑयल कलर्स में चित्रण करते समय उन्होंने टर्पनटाइन का अधिक प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर टर्पनटाइन जो है वो रंग में जब मिलता है तो वह चित्र की सतह को पारदर्शक व चमकीला रूप प्रदान करता है। 1890 के बाद वे पूर्ण रूप से रंगे खड़िया काम में लेने लगे। रंगांकन से पहले वे खड़िया को भाप में डालकर मुलायम करके बनाते, जिससे खड़िया की रेखाएं अधिक कोमल व सरल हो जाती। देगा की विकसित अंकन पद्धति की कुछ वैयक्तिक विशेषताएं हैं। भिन्न रंगों की समानांतर रेखाओं या लकीरों से वे चित्र के संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित करके, जिससे उनके चित्रों में प्रकाश एवं वातावरण का चंचल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 1855 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में
देगा को कुर्बे के चित्र देखने को मिले और उनसे उनको काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। द्रिलाका की स्वच्छंद अंकन पद्धति में से वे बहुत प्रभावित थे, किंतु उनकी मुख्य प्रेरणा के स्रोत थे अग्र। जब पिता के घनिष्ठ मित्र वाल्पको के साथ अग्र से मिलने का उनको मौका मिला, तब अग्र ने देगा को उपदेश दिया, रेखाएं खींचो बेटा, खूब रेखाएं खींचो। देगा की रेखा उनकी विद्यार्थी अवस्था में इतनी सदी हुई थी कि रेखांकन का अधिक महत्व करने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे लामोद के मार्गदर्शन में ही रेखा चित्र बनाते रहे। साधारण विद्यार्थियों की भांति वे भी प्राचीन कलाकृतियों का अंधानुकरण करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे धीरे धीरे छोड़ दिया और वे कला के मूल तत्वों के बारे में चिंतन करने लगे। कला के मूल तत्वों को आत्मसात करने और उनका परिपालन करते हुए समय अनुरूप कला निर्मित करना देगा ने उचित माना। माने का व्यक्ति चित्र, घोड़े पर सवार महिला, जलपान ग्रह की गायिकाएं आदि आरंभ काल से उनके चित्र पूर्ण विकसित व उत्कृष्ट रेखा शैली के उदाहरण हैं। अग्र के रेखा चित्रों के समान देगा के रेखा चित्र केवल आदर्शवाद नहीं है। देगा के रेखा चित्रों में शास्त्रीय अध्ययन व नियंत्रण के साथ साथ शैली की मुक्तता, स्वभाव दर्शन व विषय वस्तु के प्रति आत्म भाव थे, जो ये गुण शास्त्रीयवादी कला में हमको देखने को नहीं मिलती। जो गुण हमें प्रभाववाद में देखने को मिलते हैं वो नव शास्त्रीयवाद में देखने को नहीं मिलते, वे सेरा के काल में देखने को नहीं मिलते। जो कुछ हमें मिल रहा है वो सब हमें हमारे इसी प्रभाववाद या फ्रेंच इतिहास में मिल रहा है। वस्तुओं के आकारों की हूबहू नकल नहीं होते हुए देख के रेखा चित्र स्वाभाविक एवं सजीव प्रतीत होते हैं। रेखा चित्रों के किसी भी हिस्से में अनावश्यक बारीकियों या अस्वाभाविकता नहीं दिखाई देती। प्रभाववाद की चर्चाओं में वे लाभ तारपुर के साथ निरंतर उत्साह से भाग लेते, किंतु 1855 में करीब उन्होंने अपनी प्रतिभा अभिरुचि के अनुकूल चित्रार्थियों को निर्धारित शहरों और विषयों को लेकर अंत तक प्रथम रूप से चित्रण करते रहे। उनके चित्र विषय में शहरी जीवन के दृश्य, जलपान ग्रह, नाटक ग्रह, मृत्यु ग्रह, घुड़दौड़ के मैदान आदि शामिल है। चित्र के अंतर्गत दृश्य को देगा ऐसी कुशलता से संयोजित करते कि उनके बिना चित्र गूढ़ना सरल नहीं है। चित्र के अंतर्गत दृश्य को देगा ऐसी कुशलता से संयोजित करते कि उनके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए रेखा चित्र के समान दिखाई देते। दृश्य में यह असावधानी का स्वाभाविक डालने हेतु देगा प्राय ऊंचे या अनोखे दृष्टिकोण से चित्र संयोजन करते थे। उनके चित्रों में सामान्य जनजीवन के दृश्य ऐसे दिखाई देते जैसे कि प्रेक्षक गृह या वीथिका में दिखाई देने वाले रंगमंच पर अभिनीत किए जा रहे नाटक के दृश्य। उनके चित्र घुड़दौड़ के मैदान में घोड़ों की आकृतियों एक तरफ से इस प्रकार काट दी गई है जिस तरह कोई छायाचित्रकार दृश्य को उसी क्षण अंकित करने की जल्दी में वैसे का तैसे खींच देता है। उस समय जापानी छापा चित्रों के चित्रकारों ने इस और ध्यान नहीं दिया और देगा भी उससे प्रभावित थे। दृश्य को आकस्मिक व घटना सदृश बनाने के उद्देश्य से अधूरी आकृतियों के अंकन एवं असाधारण दृष्टिकोण से संयोजन, उनके पीछे यही जापानी चित्रों का प्रभाव मुख्य कारण था। देगा ने छायाचित्र का अध्ययन तो किया, लेकिन उससे प्राप्त प्रभावों को एवं दूर दृश्य का अनैच्छिक विभाजन आदि का उन्होंने अपने चित्रों में अनुसरण किया, जिससे उनके दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं
जैसे कि पात्रों की असावधानी में अंकित किए गए क्षणिक दृश्य। देगा के चित्रों में आकस्मिकता का प्रभाव इतना सहज सिद्ध है कि दर्शक भूल जाता है कि वह बारीकी एवं का अंकन सुयोग्य स्थान पर चित्र के समूचे वह भूल जाता है कि उसके पीछे देगा का असामान्य कौशल और गहरा अध्ययन है। अब मैं देगा के बारे में इसके आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।